स्टूडेंट आप सभी, मैं विक्की कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जियोग्राफी का। तो पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल से और जानने की कोशिश करते हैं आखिर एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। तो आप खुद ही समझ जाएंगे सारी बातों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1, ठीक, क्लास 6 का पहला ही चैप्टर है। तो हम शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस तरीके से और बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार एवं अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। इस चीज़ को नोट करते जाएंगे या ध्यान से थोड़ा समझते जाएंगे। जहाँ जहाँ मैं सर्कल करूँगा उस चीज़ को थोड़ा देखते जाइएगा साथ साथ। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो शब्द हमको मिले, कौन कौन से, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, ठीक। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। देखिए, साथ साथ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पढ़ेंगे, तभी आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। धैर्य रखिए, पढ़ते जाइए धीरे धीरे। कोई बात नहीं, हो जाता है। मेरे पास इतना सुविधा नहीं है कि मैं एक डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूं। तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है ना। इसको देखते रहिए। मैं जिसको रेड पॉइंट करूँगा, ये कहने का मतलब है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो देखो प्यारे स्टूडेंट्स या प्यारे भाई बहन जो भी हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन सभी खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो सूर्य भी क्या है, तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी कितना छोटा दिखाई देता है। आप लोग देखते ही होंगे ना, सभी लोग। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्स मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि का मतलब होता है, सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, बड़े अच्छे ढंग से दिखाया गया है। देखिए, ये ध्रुव तारा है, ये आपका ये जो है ये ध्रुव तारा है,
और ये यहाँ से एक लड़की जो है देख रही है उत्तर दिशा की ओर। तो ये 7 तारे होते हैं, है ना। ये 7 तारे हम देख सकते हैं यहाँ पे, 2, 4, 6 और एक 7, जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर दिखाई देने वाला ध्रुव तारा सबसे बड़ा तारा होता है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर चित्र में दिखाया था, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसकी PDF भी आपको लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। मतलब सप्तऋषि या ध्रुव तारा है। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात कही है इन्होंने कि वह पिंड क्या कहलाते हैं भाई, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लैनेट, यानी प्लैनेट माने ग्रह। ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब अर्थात चारों ओर घूमने वाले को परिभ्रमक कहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यानी एक प्लैनेट है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, यानी पृथ्वी का कोई भी खुद का स्रोत नहीं है। यह प्रकाश से प्रकाशित होती है, यानी सूर्य से प्रकाशित होती है, ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब हम रोचक तथ्यों को पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोचक तथ्य हमको पढ़ना चाहिए। कुछ रोचक तथ्य को जैसे हम पढ़ते हैं, पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। देखते हैं हम लोग इसी चैप्टर में, ठीक है ना। चलते हैं हम थोड़ा पेज की ओर, तो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, देखिए किस तरीके से जो है एक एक करके दिखाऊंगा मैं। तो देखिए सूर्य हमारा ये है। सूर्य का सबसे पहला ग्रह जो सबसे नज़दीक का ग्रह है प्यारे भाई बहन, ये बुध है, ठीक है ना। बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी। दूसरा ग्रह जो है वो हमारा है शुक्र ग्रह, ये वाला शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है, तो वो तीसरे नंबर का ग्रह है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह जो है चौथा ग्रह है, तो सूर्य के इस तरीके से बढ़ेंगे। तो ये बात हो गई मंगल ग्रह। मंगल ग्रह से हम आगे जब जाते हैं तो यहाँ पे हमको क्षुद्र पट्टिका मिल जाती है, क्षुद्र ग्रह की पट्टिका। ये मैं बताऊँगा आपको क्वेश्चन में आगे धीरे धीरे। फिर है अगला ग्रह बृहस्पति, यानी मंगल से अगला ग्रह जो है वो बृहस्पति आ जाता है, यानी जुपिटर। फिर हम अगला ग्रह पढ़ते हैं शनि, यानी सैटर्न। ये इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। फिर शनि से अगला ग्रह जो आता है वो यूरेनस आता है, ठीक। और फिर सबसे दूर का ग्रह जो है वो ये है नेपच्यून, ठीक है। ये सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। और यहाँ पे ये दिया गया, यहाँ पे दिया गया है। मैं मोबाइल की रिकॉर्डिंग से पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि हमें भी थोड़ा पढ़ाने का मौका मिले और अच्छे। तो देखो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, ये आप इन सबको पढ़ सकते हैं अच्छे से डिटेल से। ये सब दिया गया है इसमें, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं ये सब। तो हम आगे चलते हैं वीडियो में। इसमें देखिए कितनी अच्छी बात करी गई है। क्या आप जानते हैं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पौराणिक रोमन कहानियों में सौल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखो। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लिखना चाहिए आपको घर बैठ के। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है ना। चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह यानी
सैटेलाइट है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला सहचर, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थात हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से पृथ्वी एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और भी ग्रह हैं जो मैंने अभी पीछे बताए थे, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी क्या हैं, ग्रह हैं, यानी प्लेनेट हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। चंद्रमा का मतलब होता है कि उनके अपने खुद के पास उपग्रह भी है। अब हम पढ़ते हैं सौरमंडल की डेफिनेशन क्या है। देखिए, सौरमंडल यानी सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है। अब शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, देखिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हैं, हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में, यानी सन के बारे में। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी जो भी प्रकाश है वो सूर्य का ही है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो कितने करोड़, लगभग 15 करोड़। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग, करोड़ किलोमीटर दूर है। तो अब हम पढ़ते हैं ग्रह किसे कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध ग्रह है ना, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पाँचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां जो है नेपच्यून है, जो मैंने अभी पीछे बताया था। सबसे पास का ग्रह ये है और सबसे दूर का ग्रह जो है हमारा नेपच्यून है। ठीक, बहुत से याद करने के तरीके बताते हैं कि याद रखने का तरीका ये है, कुछ याद करने का कोई तरीका नहीं है। आप कई 2-3 बार 4-5 बार इसको पढ़ लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, तो माई वेरी एफिशिएंट्स, माई मदर जस्ट सर्व्स अस नट्स। तो ये सब तरीका ये मैं नहीं मानता हूँ इस तरीके से याद करने का। जब आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए, जियो यानी लॉजिक यानी पृथ्वी का अध्ययन, मेट्रो यानी पृथ्वी का मापन, और ऑइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार का अनुरूप। ठीक, अब हम चलते हैं और आगे। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। मोहित का मतलब होता है खुश हुआ है। ठीक है, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट जो हैं प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। देखो, गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी हिंदी पढ़ते हुए। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। तो ये देखना, ये दीर्घ वृत्ताकार हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं बेटा, ऑर्बिट कहलाते हैं। सॉरी बेटा नहीं, सभी भाई बहन है मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। बुध शुक्र के सबसे नज़दीक है, यानी बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। मैंने अभी पीछे वीडियो बताया था। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो इसको याद रखिएगा, 88 दिन। बुध शुक्र को 88 दिन लगते हैं क्योंकि नज़दीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है, तो बुध को माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सभी बेसिक्स एनसीईआरटी को पढ़िएगा, तो यही सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो और हम पढ़ेंगे, ठीक, साथ साथ पढ़ेंगे। बस देखो, वीडियो को लाइक करते रहो और देखो शेयर कर दीजिए एक लड़की को, किसी को भी, अपने दोस्तों को, फैमिली को, किसी को भी।
चलिए शुरू करते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है ना, एक ग्रह का नाम ये था, एक ये था सीरस और एक प्लूटो। ये बौने ग्रह है। बौने ग्रह का मतलब भी समझाएंगे, अगले वीडियो में चलते हैं। पृथ्वी के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं पृथ्वी की गति, ये कह रहा है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी अगर हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है ना। अब पृथ्वी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, मैंने आपको चित्र में बताया था, तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह, यानी अगर हम आकार की दृष्टि से देखें, यानी उसका साइज जो है वो 5वें नंबर का है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आव यानी जियोइड कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार होना। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है ना, अद्भुत ग्रह माना जाता है। देखिए, पढ़ते रहिए धीरे धीरे मेरे साथ में, ठीक है ना। हम भी एनसीईआरटी की तैयारी कर रहे हैं, हम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जो हैं एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेरी लगभग ऐसा पहली वीडियो मान सकते हैं, तो मिस्टेक हो सकती है, वो मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे लगी, लेकिन आप पढ़ेंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी की उपस्थिति ज़्यादा है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। आ गया ना, पानी से, इसीलिए से नीला ग्रह कहा जाता है। आपको एनसीईआरटी बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की मैं सभी बुक्स की वीडियो को सभी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है ना। अब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। रोचक तथ्य यानी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, है ना। तो ये कह रहा है कि मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो कोई भारतीय चंद्रमा पर तो नहीं गया है, लेकिन एक व्यक्ति थे, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था भारतीय। चलिए हम पढ़ते हैं। चंद्रमा यानी मून, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। उपग्रह नहीं, सैटेलाइट चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, चौथाई का 1/4 का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये गोल गोल जो है पृथ्वी है, तो इसका 1/4 का मतलब इसके हम 4 हिस्से कर देंगे ना, तो मतलब इतना हिस्सा जो है वो चंद्रमा का है। तो चंद्रमा यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। समझ में आ रहा है ना। ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये जो है सभी ग्रहों के मुकाबले पृथ्वी के पास नज़दीक है, इसीलिए थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। अब ये जो है, ये हमारे पास एक इसमें जो फोटो दिया गया है, ये अंतरिक्ष से लिया गया एक चित्र है। ये चंद्रमा का चित्र है, ठीक है, मून का। यह हमसे लगभग, ये आपको याद रखेंगे, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। हम देखें से पढ़ेंगे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। समझ में ना।
अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। तो देखिए, एक होता है उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह। समझिए मेरी बात को, मानव निर्मित उपग्रह यानी मानवों द्वारा बनाया गया उपग्रह यानी सैटेलाइट। एक होता है कृत्रिम कृत्रिम और एक होता है मानव निर्मित। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है जीव एवं पौधों को जीवित रखने तथा विकास करने के सॉरी जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये बात आप जो है क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी पे अपनी, तैयारी इसी तरीके से करनी है, ठीक है ना। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। देखिए, एक तो क्वेश्चन ये यहाँ पे है, 27 दिन में पूरा चक्कर करता है, ठीक है ना, इसका एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि हम चंद्रमा पर जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि वो अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड, ठीक है ना। अगर कोई गलती हो जाए तो भाइयों माफ़ करना, ठीक है ना। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर, तो गलतियाँ मामूली सी हो सकती हैं। बस मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, ये है कि बस बच्चों को जो है NCERT पढ़ने का मौका मिले, उनके साथ साथ में PDF भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोग पढ़ते रहिए। तो ये क्षुद्र ग्रह है भाई। बस वीडियो को लाइक कर दो, देखो शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे भी थोड़ा पढ़ाने का मौका मिल जाए और 2 पैसे कमा के मैं जो है थोड़ा डिजिटल बोर्ड खरीद के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना चाहता हूँ। मेरा और कोई मकसद नहीं है। तारे, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले उसमें कहा था, देखिए क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। देखो, मैं पिछली वीडियो में बताया था, इसमें पिछली वीडियो में नहीं, इसी में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ। तो देखिए, ये जो ग्रहों के बीच में जो पट्टी पाई जाती है ना, ये क्षुद्र ग्रह ही होते हैं, ठीक है ना। समझ में आ, जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर से वहीं शुरू करते हैं। तो वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उल्कापिंड, है ना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है ना, मिल्की वे, जहाँ जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, है ना। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ना, है ना, बहती हुई गंगा, ये सफ़ेद रंग की पट्टी, ये इस तरीके से, है ना, आकाशगंगा, मिल्की वे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। अब ये क्वेश्चन है अभी नीचे, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो देखिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है।
हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आप कहाँ पर हैं? देखिए, तो ये आपका ये जो है ये ब्रह्मांड है ना, इसी ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा है, इसी आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है, इसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हम और तुम हैं, ठीक है ना, हम सभी हैं। तो देखिए, अभ्यास में जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के पेपर्स में, सॉरी, यही क्वेश्चन आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में मदद करते हैं। तो देखिए, अभ्यास जब हम करते हैं प्रैक्टिस, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो मैं आपसे पढ़ा कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, आप लोग लिखेंगे और बताएंगे, है ना। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए जो पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं। सूर्य को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? मैं पढ़ा चुका हूँ, ये एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ जाने चाहिए। ब्रह्मांड क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे चैप्टर में। देखो, यही तय करता है आपको कि बुक्स पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को कैसे किस तरीके से कर रहे हैं। यही आपकी एक अलग लेवल की पहचान बनाता है एनसीईआरटी, और कुछ नहीं होता है। ये आपके दिमाग को थोड़ा विस्तार करेगा। तो सही उत्तर चित्रण कीजिए, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? मैंने पीछे बताया था, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से बताएंगे। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसमें से आप तीनों बताएंगे ये क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बताओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। नंबर तीसरा है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? मैं इन तीनों में बता चुका हूँ, आप खुद से बताएंगे, ठीक। अब नंबर चौथा है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ठीक है ना। इन तीनों ऑप्शन में से आप लोग खुद से बताएंगे, कमेंट में बता सकते हैं या अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो आप लोग इनमें से बताएंगे, ठीक। कितने सिंपल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बताएंगे। अब खाली स्थान भरना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये खाली स्थान है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भरना है और यहाँ भरना है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है ना। फिर चौथा है पृथ्वी के सबसे करीब, ठीक, ग्रह का नाम बताना है। सूर्य से तीसरा नज़दीक ग्रह, ये भी बताना है इस ऑप्शन में। ग्रहों के पास अपने ये और ये नहीं होती, ठीक है ना, मैं बता चुका हूँ आपको अच्छे से। आओ कुछ करें, सौरमंडल का एक चार्ट तैयार करना है आपको। छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखें तथा वहाँ के अपने अनुभव को कक्षा में बताएं। पृथ्वी एवं सौरमंडल का एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें। आओ खेलें। तो हिंदी में सूर्य को सूरज भी कहा जाता है। हमारे देश के विभिन्न भाषाओं में सूर्य के नामों का पता लगाइए, यानी सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसके नाम का पता लगाना है। अपने मित्र, शिक्षक या पड़ोसी की मदद भी ले सकते हैं। आप मानव सौरमंडल का निर्माण करके मनोरंजन के लिए ये खेल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, आपकी कक्षा के सभी छात्र इसे खेल सकते हैं एक बड़े हॉल में या खेल के मैदान पर इकट्ठे होकर के। दूसरा है, आप मैदान में 8 वृत्त खींचें जैसा कि आगे चित्र में दिखाया गया है। 5 मीटर लंबी रस्सी लेकर उस पर चौक या स्याही की प्रत्येक आधे मीटर पर एक चिन्ह लगाएं। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। दिमाग में चल भी रहा होगा आपका क्वेश्चन कि हमको करना कैसे है, हमको प्रैक्टिस करनी कैसे है। केंद्र को चिन्हित करने के लिए वहाँ एक छोटी सी कील को रख दें। अब केंद्र में खड़े होकर रस्सी के एक सिरे को पकड़ें, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया। देखिए, ये है ना, इस तरीके से। पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। और क्या है, अपने मित्र से कहें कि वे आधा मीटर वाले चिन्ह पर चौक एवं रस्सी को एक साथ पकड़कर भूमि से लगाकर केंद्र के चारों ओर घूमें। इस प्रकार आप एक वृत्त खींच लेते हैं, जैसे कागज पर प्रकार जिसे हम गोला खींचते हैं, वृत्त खींचते हैं, वो प्रकार एवं पेंसिल की मदद से खींचते हैं। इसी प्रकार अन्य वृत्ति बनाएं। तीसरा क्षण है, 10 प्लेट कार्ड तैयार कर उनका नाम सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून को रखें। चौथा चरण जो होगा आपका, वो 10 छात्रों को चुनें तथा नीचे चित्र के अनुसार खड़ा कर दें एवं प्रत्येक के हाथ में एक प्ले कार्ड को दे दें, ठीक, जैसे ये इसमें दिखाया गया, ये इस तरीके से। ये
ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, है ना, ये यहाँ पे उत्तर हो गया, और यहाँ पे जो है आपका दक्षिण हो गया, ठीक है ना। सूर्य जो है सबसे बड़ा तारा होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है, ठीक है ना। और पृथ्वी, ठीक, मंगल, शुक्र, ये इधर शुक्र है ये वाला, पृथ्वी, मंगल और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति और शनि और यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से सबसे पढ़ेंगे। प्ले कार्ड वितरण का क्रम, सबसे लंबा जो है सूर्य, सबसे छोटा चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र एवं पृथ्वी, लगभग समान लंबाई वाले नेपच्यून, यूरेनस, शनि तथा बृहस्पति पहले के 4 ग्रहों से लंबे लेकिन सूर्य से छोटे हैं, ठीक है ना। तो आप इस सब चीज़ों को जो है पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को जो है आप लोग लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करवाएं। देखिए आप लोग ही मुझे ऊपर उठा सकते हैं चैनल पे, ताकि मैं आप लोगों के लिए फ्री शिक्षा कर सकूं। मेरा भी बहुत मन करता है पढ़ाने का, लेकिन मेरे पास जो है सुविधा नहीं है किसी भी प्रकार की। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, ठीक, बाय।